नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं दोस्तों, पवित्रा अग्रवाल जी की लिखी कहानी बोझ। न्यू ईयर ग्रीटिंग के साथ उसका पत्र भी आया था। लेटर पैड तो उसने पहले ही सुनील एन सिन्हा नाम से छपवा लिया था। आज मिले ग्रीटिंग कार्ड में भी उसने इसी नाम का उपयोग किया है। सुनील सिन्हा के बीच एन मेरे देखते देखते ही जुड़ा है। एन का अर्थ है नूतन, यह मैं जानती हूँ। फिर भी इसकी उपेक्षा करती रही। मन की कोमल भावनाओं को स्वयं पर कभी हावी नहीं होने दिया। पर आज मैं अपनी प्रकृति के विपरीत संवेदनशील हो उठी हूँ। शायद उसने यह पत्र बड़ी उखड़ी हुई मन स्थिति में लिखा है। पन्नों में अपने भावों के प्रति मेरा कोई रिस्पॉन्स न पाकर वह खींच जाता है। बहुत कुछ लिखना चाहकर भी लिख नहीं पाता, किंतु उसकी खींच भरी पंक्तियां कुछ न कहकर भी सब कह जाती हैं। उसने लिखा है, मैंने महसूस किया है कि मेरे पन्नों का उत्तर आपकी तरफ से अधूरा ही रहा है। यह भी आदत है, अदा है, जो मुझे प्रिय है। संक्षिप्तता, सारग्रहिता, गंभीरता ही तो जीवन में पे करती है, वरना हम जैसे लोग कुछ भी कहते रहें क्या लाभ है। मैं जानती हूँ वह क्या कहता रहा है या क्या कहना चाहता है। यह भी ठीक है कि मैंने हमेशा ही उसकी भावनाओं को गंभीरता भरे संक्षिप्त पत्रों द्वारा चूर चूर किया है। आज वैसे भी मेरा मन क्षोभ से भरा है। भविष्य के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय मैं आज ही लेना चाहती हूँ। अब और सहा नहीं जाता। इधर काफी दिनों से देख रही हूँ कि पापा के चेहरे की रौनक ही समाप्त हो गई है। हड्डियां उभर आई हैं, चिड़चिड़ाए से रहते हैं, घर से बाहर जाने में असुविधा महसूस करते हैं। माँ भी मोहल्ले, पड़ोस, जाति बिरादरी में जाने से कतराने लगी हैं। लोगों के प्रश्न कि नूतन की शादी कब करोगे। बड़ी हो गई है, फिर तो कोई दुजिया ही मिलेगा। लड़का ढूंढने में मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कोई अपने आप तो तुम्हारे दरवाजे पर तिलक करने आएगा नहीं। लड़की को इतना नहीं पढ़ाना चाहिए था। आदि प्रश्नों व टिप्पणियों से ऊब गए हैं। माँ से पापा का दुखी स्वर, अब मैं किसी लड़की को इतना नहीं पढ़ाऊंगा। पछताया, लोग मुझे टोकते हैं। तुम माँ बेटी ने मेरी एक नहीं चलने दी, वरना आज नूतन महलों में रहती, कारों में सफर करती और आसपास नौकरों की लाइन लगी होती। लड़का सुंदर था, संपन्न था, बस नूतन की तुलना में कम पढ़ा था। वह लोग कितना पीछे पड़े थे कि हमें पैसा नहीं लड़की चाहिए, किंतु तुम्हें पढ़ा लिखा लड़का चाहिए था। कहाँ से उनका मुंह भरूं? किसी को विदेश जाने का खर्चा चाहिए तो किसी को एक मोटी रकम नगद चाहिए। यह सब सुनकर मेरा मन व्यथित हो उठता है। जाति बिरादरी परिवार के घेरे में कैद में चिड़िया सी फड़फड़ा जाती हूँ। घर में कई बार यह शादी का प्रसंग छिड़ा है, पर न जाने क्यों यह प्रसंग मुझ में कभी भी रोमांचित करने वाली सुखद अनुभूति या संवेग उत्पन्न नहीं कर पाया है। इसके प्रति मैं हमेशा तटस्थ ही रही हूँ, जैसे यह सब किसी दूसरे के बारे में सोचा जा रहा हो। और इन्हीं क्षणों में मैंने स्वयं को एक निश्चय, एक निर्णय का ताना बाना बुनते पाया है। इच्छा हुई है कि कह दूं, मुझे नहीं करनी शादी। इसीलिए मैं प्रयत्न करने लगी हूँ कि कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे मैं अपने नैतिक मूल्यों को सुरक्षित रख सकूं, किंतु बिना किसी ठोस आधार के उन्हें अपनी शादी न करने का निर्णय कैसे सुना दूं। वह तो यही कहेंगे कि कब तक लोगों के ताने सुनते हुए तुम्हारा बोझ उठाएंगे। तभी सुनील का पत्र मानो मेरी समस्याओं के समाधान रूप में इस कैद से मुक्त करने के लिए प्रस्तुत हो गया। किंतु मैं जानती हूँ कि एक विजातीय से यह विवाह संभव नहीं, बिल्कुल असंभव है। सुनील से मुलाकात भी मात्र एक संयोग ही था। किसी पत्रिका में प्रकाशित लेख पर एक प्रतिक्रिया स्वरूप एक अनजान इंजीनियर युवक का पत्र मित्रता का आग्रह। किसी लड़के से पत्र मित्रता का यह पहला अवसर था जब मैं जवाब देने में भी झिझक रही थी। जवाब दिया और पत्रों का सिलसिला चल निकला। धर्म, साहित्य, घर बाहर, व्यक्तिगत रुचियां हमारे पत्रों का विषय रहीं। पत्रों में कई बार उसने आप लिखकर बड़े नाटकीय ढंग से तुम पर आने का प्रयास किया था। सोचा होगा शायद मैं ही लिख दूं कि तुम कह सकते हो, किंतु मैंने यह आपकी दीवार बनी रहने दी। यूं अपने लिए आप कहलवाना मेरा शौक नहीं है। ऐसा भी नहीं कि मुझ में अहम है, इसलिए आप कहलाना मुझे पसंद है। असल में तुमसे जिस अपनत्व या निकटता का एहसास होता है, वह अधिकार मैं इस युवक मित्र को नहीं दे पा रही थी। तभी मैंने देखा था कि पन्नों में उसने मुझ अनदेखी लड़की का नाम नूतन एन रूप में अपने नाम के मध्य संयुक्त कर लिया था। मैंने इसकी भी उपेक्षा की। एक अनजान अनदेखी लड़की जो कुरूप, भद्दी कुछ भी हो सकती है,
उसके प्रति आसक्ति, नाम की संयुक्तता, भावुकता ही तो है। कई बार किए गए चित्र के आग्रह को भी मैं टाल गई थी, किंतु उसे देखने की लालसा तीव्र होने लगी थी। ऐसे ही एक समय में उसका पत्र आया था। उसने लिखा था, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। वहाँ जाते समय आपका स्टेशन भी रास्ते में पड़ेगा। शायद उसकी इच्छा रही थी कि मैं आने का आग्रह करूं। मैंने भी पत्र लिख दिया था। जब वह आया तो दरवाज़ा माँ ने खोला था। दूसरे कमरे में से ही मैंने उसे अपना परिचय देते सुना था। मुझे सुनील सिन्हा कहते हैं। सुनील नाम सुनकर मैं चौंकी थी। वह तो 2 दिन पहले आने वाला था। आज तो मैं मिलने को तनिक भी तैयार नहीं थी। सुबह का समय था। नहाई भी नहीं थी। पिछले दिन के पहने हुए कपड़े भी कहाँ साफ रह गए थे। उस पर भी अस्त व्यस्त उलझी हुई केश राशि। इच्छा हुई सामने जाने से पहले कपड़े बदलकर बाल जरा ठीक कर लूं, पर स्वयं को संभालने में संकोच सा हुआ कि माँ क्या सोचेंगी। बस फिर एक नज़र शीशे पर डालकर मिलने चली गई थी। अच्छा, तो आप हैं सुनील? नूतन दीदी आपकी बहुत चर्चा करती हैं। अफसोस है कि वह इस समय घर पर नहीं है। शाम तक आ जाएंगी। अरे, आप उदास क्यों हो गए? हम लोग तो हैं ना। अच्छा, पहले यह बताइए कि आप क्या पियेंगे, ठंडा या गरम? बस यही औपचारिक बातें होती रहीं। वह कुछ उदास प्रतीत हो रहा था, क्योंकि 2 घंटे बाद उसे ट्रेन पकड़नी थी। तभी पापा आ गए। अरे, यह क्या नूतन, इन्हें कुछ खिलाएगी पिलाएगी भी, या यूं ही बैठाए रहेगी? तब तो वह चौंक कर देखता ही रह गया था, जैसे कह रहा हो, शैतान लड़की, खूब उल्लू बनाया हमें। 2 घंटे ठहर कर वह चला गया था। कैसी विडंबना है कि आज चाह कर भी उसका चेहरा आंखों के सामने नहीं ला पा रही। कोई आकृति ही नहीं उभरती। मैं खींच जाती हूँ। तब उसे ध्यान से क्यों नहीं देखा? नजरें उठाने में ही लगता था अभी चोरी पकड़ी जाएगी। फिर भी हल्का सा एहसास है कि देखने में बहुत खूबसूरत तो नहीं, पर अच्छा ही था। जाने के बाद उसके पत्र की प्रतीक्षा थी। जानने की उत्सुकता थी कि मेरा उस पर क्या प्रभाव पड़ा। कहीं अपने नाम के साथ एन की संयुक्तता पर वह पछताया तो नहीं। कुछ दिन बाद ही उसका पत्र आया था। पूर्व की भांति सुनील एन सिन्हा नाम सुंदर अक्षरों में चमक रहा था। एक क्षण को तो मैं रोमांचित हो उठी थी। उसने लिखा था, दैविक संयोग, आपसे मुलाकात, आपका परिचय, आपका स्वभाव, आपका आग्रह, प्यारा सा परिवेश, सभी कुछ मेरी जिंदगी के प्रिय एहसास हैं। मुझे उन क्षणों की स्मृति है और रहेगी। नहीं भूलूंगा आपके सरल और प्रिय व्यक्तित्व को। पता नहीं आप मेरे लिए कैसा महसूस करती हैं। स्पष्ट लिखेंगी ना? जवाब में मैंने अब तक अनकहा बहुत कुछ लिखना चाहा था, किंतु न लिख सकी। मन ने कहा, पगली, कहाँ भटक रही है तू? इसकी परिणति विवाह में असंभव है, अतः संबंधों को मैत्री तक ही सीमित रख। फिर जवाब में उसके सभी प्रश्नों के उत्तर में उड़ा गई थी, और जवाब में लिख भेजा था एक औपचारिक सा पत्र। फिर एक अन्य पत्र में उसने लिखा था, यहाँ परिवार वालों द्वारा मेरे जीवन में परिवर्तन का प्रयास हर तरफ से जारी है, किंतु मेरी उसमें कहीं कोई रुचि नहीं है। अब तक मैंने जीवन में जिनको अधिक चाहा है, उन्हीं से मुझे सबसे अधिक निराशा मिली है। अब मैं भी संस्कारों की प्रबलता को स्वीकारने लगा हूँ। आखिर आप जवाब क्यों नहीं देती? कहीं हम सरेराह चलते मिल जाने वाले परिचित नए संबंधों की रचनात्मक नींव में रखे जाने वाले पत्थरों की तरह पीछे तो नहीं छूटते जा रहे? पत्र के अंत में सारी व्याकुलता तथा भाव स्पष्ट करने के लिए या निकटता का आभास देने के लिए उसने आपका की जगह तुम्हारा अपना ही सुनील लिखा था। कई दिन तक मुझे तुम्हारा अपना ही शब्द भेजते रहे थे। इच्छा हुई थी पत्र का जवाब ही न दूं, फिर भी न जाने क्यों पत्रोत्तर दिया था, सदा की तरह सीधा सपाट, संक्षिप्त, तटस्थ सा। और मेरे उसी पत्र का प्रत्युत्तर है आज का खींच भरा पत्र, जिसमें उसने अधूरा उत्तर देने की शिकायत की है। यूं आज इच्छा होने लगी है कि उसकी आकांक्षाओं को पूर्ण कर दूं, किंतु जानती हूं कि इसे पापा किसी दशा में स्वीकार नहीं करेंगे और मैं उनका विरोध नहीं कर पाऊंगी। आखिर मैंने उसे पत्र लिख दिया। आपको मुझसे पत्रों का अधूरा उत्तर देने की शिकायत है ना? मैं इस आक्षेप का विरोध नहीं करती, क्योंकि आपने सही लिखा है, पर उत्तर दूं भी तो क्या? पापा का संस्कारी या कहूँ तो रूढ़िवादी मन इस विवाह की स्वीकृति नहीं देगा। शायद यही हमारी नियति है। सोचती हूँ आगे से आपको पत्रोत्तर भी न दूं। यह अध्याय यहीं समाप्त हो जाए तो अच्छा है। आज फिर वही प्रसंग। मैं पापा के शब्द सहन नहीं कर पाती। यूं मैं जानती हूँ कि वह मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने पुत्र के अभाव में हम तीनों बहनों को बेटों की तरह पाला है। कभी मेरी आकांक्षाओं की पूर्ति में बाधक नहीं बने। जहाँ तक मैंने चाहा, लोगों के मना करने पर भी उन्होंने मुझे पढ़ाया।
अपने छोटे से कस्बे में सुविधा न होने पर बाहर हॉस्टल में रखकर भी पढ़ाया है, किंतु अब वह जाति बिरादरी के वांगे वाणों से आहत हो गए हैं। किसी ने फिर टोक दिया होगा। इसी पर पापा माँ से कह रहे थे। सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं कि लड़की बड़ी हो गई है, उसकी शादी क्यों नहीं करते। मन करता है यह जगह छोड़ जाऊं। इस नौकरी में गुजारा मुश्किल हो रहा है। दहेज के लिए धन कहाँ से लाऊं। काश नूतन की जगह बेटा होता, कुछ तो मुझे सहारा मिलता। आज ही प्राइवेट फंड से 10,000 उधार लेने की अर्जी दी है, इससे अधिक मिल भी नहीं सकते। सोचता हूँ इस मकान को बेच दूं, किराए के मकान में रह लेंगे, पर किसी तरह जल्दी से नूतन के हाथ पीले कर देने हैं। मैं विचारों के बवंडर में घिर जाती हूँ। पापा के पास बुढ़ापे के लिए क्या है, सिवाय प्रोविडेंट फंड से मिलने वाली लघु धनराशि और 2 कमरों के एक छोटे से मकान के। उस पर भी 2 छोटी बहनों की शिक्षा दीक्षा और उनकी शादी अभी बाकी है। यदि पापा यह सब मुझे दे देंगे तो उनके पास बाकी क्या बचेगा। उनका कैसे गुजारा होगा। नहीं नहीं, पापा को यूं बर्बाद नहीं होने दूंगी। पर यह भी समझ में नहीं आता कि करूं क्या। नौकरी करना चाहती हूँ, पर मुझे अकेले पापा कहीं दूसरी जगह भेजना नहीं चाहते। अब समय आ गया है कि पापा से खुलकर बात करनी ही होगी। अरे सुनो नूतन की माँ, आज उस सुनील सिन्हा का पत्र आया है, जो एक बार अपने घर आया था। नूतन का हाथ मांगा है। दूसरी जाति में विवाह कैसे कर दूं। जाति वाले कच्चा खा जाएंगे। जब तक कहीं नूतन का विवाह नहीं हो जाता सुख से सो भी नहीं सकूंगा। मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। बोझ बन गई है नूतन। मस्तिष्क के तार झंझना उठते हैं। घिसे रिकॉर्ड पर सुई की भांति मन फिर उसी कथन पर आकर अटक जाता है। बोझ बन गई है नूतन, बोझ बन गई है। मन करता है कहीं जाकर डूब मरूं। स्वाभिमानी मन आहत हो विद्रोह कर बैठता है। जबान खुल जाती है। पापा आप परेशान न हो, सुख की नींद सोएं। लड़का आपको घर बैठे मिल गया है, सुनील सिन्हा। अब आपको किसी का मुंह नहीं भरना पड़ेगा। पापा फुफकार उठते हैं। क्या कहा, सुनील सिन्हा? अच्छा, तो वह सब तेरी ही साजिश थी। तभी उस छोकरे की हिम्मत मुझे पत्र लिखने की हो गई। ब्राह्मण की लड़की का विवाह कायस्थ के लड़के से? नहीं, यह नहीं हो सकता। पढ़ लिख कर तो तेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। यह कैसी विडंबना है पापा। एक तरफ तो मैं बोझ हूँ, दूसरी तरफ आप उसे हल्का भी नहीं करना चाहते। पापा इस जाति से इतना मोह क्यों? यह कैसी जाति है जिसके लोग बिना लंबी चौड़ी मांग के शादी की बात आगे बढ़ाना भी पसंद नहीं करते। प्लीज पापा अपना दृष्टिकोण विकसित कीजिए। जो विवाह के नाम पर आदमी को बेच खाने को तैयार है उन्हें आप जाति भाई कहते हैं। मैं आप पर अब और बोझ बनना नहीं चाहती। अपने लिए आपको बर्बाद होते लुटते नहीं देख सकती। अब मैं अपने निश्चय पर दृढ़ हूँ। मेरा विवाह अब सुनील से ही होगा। वैसे यह अब आप पर निर्भर करता है कि यह आप द्वारा संपन्न होता है या। मैं प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उस कमरे से बाहर निकल आती हूँ। जानती हूँ मेरे इतना बोल जाने के साहस को देखकर मेरी उच्च शिक्षा को कोसा जा रहा होगा। लड़कियों को अधिक न पढ़ाए जाने के निर्णय को दोहराया जा रहा होगा। अभी आप सुन रहे थे पवित्रा अग्रवाल जी की लिखी कहानी बोझ। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।